चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा चैप्टर है दैट इज हमारा एवोल्यूशन। और थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग चलेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में मैम हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली थी। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चे, बिकॉज हमने उस दिन क्या अपना एक क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था। बट यस, आज की क्लास में हम लोग काफी ज्यादा चीजें सीखेंगे और पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, एवोल्यूशन चैप्टर में हमारा चल रहा था एडेप्टिव रेडिएशन। नाउ यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर, मतलब सबको समझ में आता है जब हम वर्ड बोलते हैं। भाई ठीक है, जब मैं आपसे वर्ड बोलती हूँ एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है बेटा जी, तो नाउ यू नो समहाउ कि हाँ ठीक है, आप एग्जैक्ट डेफिनेशन में आपसे नहीं पूछ रही हूँ, बट आपको समझ में आता है कि हाँ एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने कौन सी चीजें पढ़ाई थी? मैंने आपको दो चीजें बताई थी इंपॉर्टेंट। एक मैंने आपको बोला था कि लोगों को चीजें कैसी चाहिए, एचडी, और आजकल के मौसम को देखते हुए हमको क्या चाहिए, एसी। मीना जी स्क्रीन विजिबल है बच्चा जी? ठीक है। एचडी और एसी का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? एचडी वॉज फॉर मैम होमोलोगस ऑर्गन्स जो हमारे ओरिजिनेट होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स जो हमारे ओरिजिनेट हो रहे हैं, और या फिर कह लो कि जो हैं वो दे आर ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से ये होते हैं। ओके मैम, वी आर क्लियर विद दिस। होमोलोगस ऑर्गन का क्या था कहानी? स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट। बिल्कुल सही कि इनके साथ मैम कहानी थी हमारी, स्ट्रक्चर सेम है बट मैम इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन है वो भी इनका सेम ही होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम है और सेम कह लो कि सेम स्ट्रक्चर इन ओरिजिन, ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या कहना ज्यादा बेटर रहेगा हमारा? सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। ये वर्ड थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगेगा, रिलायबल रहेगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है आज की क्लास में, हम किसको देखेंगे? अब सारों को समझ में आ गया होगा कि अगर एच डी इज फॉर होमोलोगस ऑर्गन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो एसी हमारा क्या है? कन्वर्जेंट है ना, एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, एंड ये आएगा ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, आई नो बड़े बड़े वर्ड्स हैं बट हम सबका मतलब सीख लेंगे। डाइवर्जेंट जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ था उस दिन भी मैंने आपको बताया था किससे, कि मैम डाइवर्स से आया था। डाइवर्स मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, जैसे बोलते ना कि भाई क्या बोलते हैं, आगे से मत जाओ रूट डाइवर्टेड है, बोलते हैं ना ऐसे। गाड़ी वाड़ी से जब आप कहीं जाते हो तो बोलना जाता है कि भाई वहां पे क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वहां रूट डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये होता है डाइवर्स की अलग अलग। ठीक है, बट ये अलग अलग कौन से सेंस में है? अलग अलग है मैम कि ये इनका जो फंक्शन है वो डाइवर्स है, क्योंकि इन ये जो हमारे और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, वो अलग अलग प्लेसेस पे पाए जा रहे हैं। जैसे हमने जो उस दिन एग्जाम्पल पढ़े थे प्लांट्स और एनिमल्स के केसेस वाले, एक एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि वो ह्यूमंस के हैंड वाला देख लिया था, राइट? फिर फ्लिपर्स देख लिए थे वेल्स में, करेक्ट? और भी दो तीन चीजें हमने देखी थी, अगर विंग्स वापस चले, विंग्स वाला देखा था। ये सारे हम लोगों ने उस दिन देखे थे कि हॉर्स, साफ कर देते हैं इसे, है ना, क्या है? हॉर्स में फुट जो है उसका काम क्या है? रनिंग के लिए है। बैट्स में विंग्स है, फ्लाइंग के लिए है। वेल्स में पैडल है, वो हमारे स्विमिंग के लिए है। सील में है, ये भी स्विमिंग के लिए है। फ्लिपर्स बट हम उन्हें कहते हैं। और मैन में हैंड्स हैं, और आपको पता है हैंड के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। बट हमारी कहानी क्या थी यहाँ पे मैम? हमारी कहानी ये थी कि इन सब का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंज आ गया था कि ये जो थे डाइवर्स जो है हो जाते हैं कब? जब अपना फंक्शन के उस पे आते हैं तो। बट एनालॉगस में कहानी उल्टी है मैम। एनालॉगस में कहानी उल्टी है का मतलब क्या हुआ कि जो चीज मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई है ना, उसी का ऑपोजिट आप नीचे लिखोगे। ठीक है, और आप स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन सेम। बिल्कुल सही, ठीक है, स्ट्रक्चर, हाँ ठीक, कि इनका जो फंक्शन होगा मैम यहाँ पे, और हमेशा याद रख लो, जैसे मैंने आपको जब सेल साइकिल पढ़ाया था, आई डोंट नो कितने सारे स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर मेरे साथ, जब मैंने इस ईयर भी जब बच्चों को सेल साइकिल पढ़ा रही हूँ तो मैंने उनको क्या बोला था कि आप एक चीज को फिक्स कर लो। जैसे हमने जब पढ़ा था तभी मैंने आपको बता दिया था बच्चा कि माइटोसिस को आप हमेशा पहला देख लेंगे।
ठीक है। अगर आपको माइटोसिस पहला ले लेंगे तो आपको माइटोसिस के सारे कैरेक्टर्स एक बार मतलब तुरंत ही याद आ जाएंगे कि क्या था। तो जब आप एक कुछ चीजों को फिक्स कर लेते हो ना लाइफ में, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। बिकॉज माइटोसिस और मियोसिस जैसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, वैसा ही ये भी आपको लास्ट तक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अगर आप कुछ को फिक्स नहीं करोगे। ठीक है, तो आप फिक्स करो। पहले हम होमोलोगस ऑर्गन मैम ने पढ़ाया था, तो होमोलोगस ऑर्गन का हमारा ये जो स्टेटमेंट है जो मैम ने लिखी है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फिक्स्ड। ठीक है, अब एनालॉगस हम अपने आप बता सकते हैं। एनालॉगस का क्या हो जाएगा कि मैम इनका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा, बट इनका जो स्ट्रक्चर है एंड जो वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर है, Organ. ठीक है, ऑर्गन का ओरिजिन है, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ ऑर्गन जो होगा वो मैम डिफरेंट होगा। ठीक है, इतनी सी बात को समझा पा रहे हो? आई होप समझा पा रहे हो। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है, आ जाओ जी देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए जी, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे है। सो नाउ आवर क्लास बिगिंस। इट इज द सिमिलैरिटी इन ऑर्गन्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलर फंक्शन। किसमें? इंसेक्ट्स में, टेरोडैक्टिल में, बर्ड्स में एंड बैट्स में। इन सबको जिनको किसी का चीज बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो प्लीज गूगल करिए और जाके आप डिटेल में देख सकते हो। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं मैम कि इन सबका फंक्शन क्या है, एक है। मतलब कि इनका सबका फंक्शन से ये उड़ेंगे। बैट्स कह लो, चाहे बर्ड्स कह लो, चाहे इंसेक्ट्स कह लो, जो इनके विंग्स हैं दे आर फॉर मतलब उड़ने के लिए इनके लिए बने हुए हैं। बट जहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं वो जो है वो इनका अलग है। चलो जी, ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड डिसिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर। देख रहे हो, सबका स्ट्रक्चर भी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, बट उनका फंक्शन से क्या है, सेम है, वो है उड़ने का काम। इसी को हम कहते हैं एक जैसा एनालॉगस। ठीक है, एक जैसा फंक्शन। चलो जी, फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि अलग अलग ग्रुप के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, बट फिर भी इनके पास जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनल्स का कह लो जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है, वो मैम सिमिलर है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपका सिमिलर है। इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जेंट, कि वो अलग अलग क्या है, ग्रुप ऑफ कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में है, बट इनका जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सेम है। कौन सा डेवलपमेंट? फंक्शनल डेवलपमेंट, क्योंकि सबका काम लाइन से उड़ने का है। ओके जी, अब आते हैं हमारे कौन से, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इनके बारे में देखो, मुझे पता है ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, बट यस आपके आंसर्स निकालने के लिए, इनफैक्ट नीट के आप मेंस तक भी पहुंच जाओगे ना, वहां के आंसर्स निकालने के लिए ठीक रहेंगे। बट यस, आपको थोड़ी सी मेहनत खुद से भी करनी होगी, और ये मेहनत आपका कल का होमवर्क है। हर दोनों के, होमोलोगस के भी एंड एनालोगस के भी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं उन एग्जाम्पल्स के अलावा, ठीक है, आपको दोनों के 5-5 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करेगा। और अभी आज को जैसे कहते हैं ना, मैंने आपसे कहा ना कि क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा सा जो उसका आइडिया है ना, आज के जब लास्ट के 5 से 10 मिनट में होंगे, नॉट इन डिटेल, जस्ट आपको ये लिखना है कि जैसे इसका, जैसे इस जो एनालॉगस वाले का है आपका, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बैट, ये क्या है, एनालॉगस का एग्जांपल है। लास्ट टाइम हमने होमोलोगस में कैसे पढ़ा था, ये क्या बोलते हैं इसे, फोर लिम्ब, ठीक है, फोर लिम्ब्स ऑफ हॉर्स, फिर ह्यूमंस, और एक किसका ले ले, व्हेल। ठीक है, तो ये होमोलोगस का और क्या बोलते हैं एग्जांपल हो गया। फिर हमने प्लांट्स का भी पढ़ा था, बोगेनवेलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिट्टा का टेंड्रिल्स, वो भी क्या था, होमोलोगस ओरिजिन था। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, इसमें, और एक एग्जांपल आज की क्लास में हमने इसमें कर लिया। बट अब आपका होमवर्क क्या है, अब है प्लीज इसे भी पोस्ट कर देना, ठीक है, कि होमोलोगस के और एनालॉगस के आपको 5-5 एग्जांपल लिख के लाने हैं। मैम कर दिया। ठीक है, चलो जी, थैंक यू जी। अब आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स किस तरीके के ऑर्गन्स है बच्चा जी, इस वाले की हम डिटेल स्लाइड्स पे भी जाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आज के लिए समझ लो। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब ये है कि वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका कोई काम धाम नहीं है। ठीक है, वेस्टिजियल का एक सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है कि हमारी बॉडी में सिर्फ सिंपली ऐसे पड़े हुए हैं। अब सपोज कर लो, जैसे मैं, क्या बोलते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ,
ठीक है, मेरे पास क्या है, ये कैनाइंस है। कैनाइंस का काम बेसिकली क्या है, आप लोगों ने तो वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, बट अगर पता होगा तो कैनाइन का काम क्या है, ऐसे टीयरिंग का। ठीक है, कैनाइन जो है टीयरिंग का, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है, बट क्या वेजिटेरियन में वो जरूरी है, नहीं भी होंगे तो हमारे लिए तो क्या है, हमारे लिए तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, उनका हमारे पास कोई रोल नहीं है। साथ में क्या, जो हमारे लास्ट वाले टीथ होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, प्रीमोलर या मोलर बोलते हैं लास्ट वालों को, मोलर। ठीक है, मोलर बोलते हैं। ये हमारे पास 3 पेयर होते हैं मोलर टीथ के। ठीक है, क्या हमें तीनों की जरूरत है, नहीं मैम। ठीक नो है, मैम। बिल्कुल सही आपने कहा बच्चा जी कि नथिंग इज वेस्ट आदित्य, बट यस वो हमारे में, अभी मेरे में कैनाइन का क्या रोल है बताइए जी, या हमारे तुम्हारे पास ही जो हमारे पास 3 सेट हैं हमारे ये मोलर टीथ का, उनका क्या रोल है। ठीक है, कोई रोल नहीं है इनका। हाँ, कभी हमारे पूर्वजों में रहा होगा, क्योंकि वो लोग कैसा खाना खाते थे, सिर्फ जनरली वो भुंजा हुआ खाना। ठीक है, तो वो उस टाइप का खाना खाते थे, तो उस टाइम पे उनको तब जरूरत था। अब हम लोग क्या है, शाकाहारी लोग हैं, वही रोटी सब्जी आलू आलू दाल चावल वाले, तो हमारे बॉडी में उसका कोई काम नहीं है। चलो जी, फिर क्या कह रहे हैं ये, तो यही चीज है हमारे क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब क्या कहानी है, एक बार थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वर्ड्स अब आपके माइंड में क्लियर है कि क्या है ये। द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट in reduced form and do not perform any function in the body but correspond to fully developed functional organs of the related animals called vestigial organ। क्या कह रहा है ये, कि ये हमारी बॉडी में कोई काम धाम नहीं करेंगे, बट जो हमारी बॉडी के फंक्शनल ऑर्गन्स है ना, उनके साथ ये पड़े जरूर रहेंगे। ठीक है, उनके साथ इनकी कुछ जो है बॉन्डिंग जरूर रहेगी। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आई होप डेफिनेशन अब आप सबको बिल्कुल ही क्लियर है। दीज Yes, आर ma'am. रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स। रेमिनेंट मतलब क्या होते हैं, अगर आप कहो एक शुद्ध हिंदी में तो, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चों। मैम हाँ जी, मैम ये ऑर्गन हमारे शरीर में कुछ परेशानी तो नहीं करते ज्यादा? मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं करते हैं, बट हाँ कुछ एक लोगों को, जैसे ना आपने सुना होगा ना, वो बोलते हैं कि अपेंडिक्स का दर्द हो गया, सुना है किसी ने यस कभी? मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो अपेंडिक्स भी हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, उसका कोई काम धाम नहीं है, बट एक्चुअली होता क्या है ना, कि वो हमारी शायद किसके, पेनक्रियास के बहुत ही नियरेस्ट रहती है। और कभी कभी ना आपको कुछ लोगों में, हर एक में नहीं, कुछ लोगों में वो क्या होता है ना, उस अपेंडिक्स के ऊपर जो है वो कुछ चीजें जो होती है एक्यूमुलेट, मतलब कि जमने लगती है, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर वो क्या करती है ना, कि फिर वो करती है दर्द, भयंकर दर्द जिसे कहते हैं। और फिर जब तक आप इसको रिमूव नहीं करवा देते ना, तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी। ठीक है, तो मोस्ट, मैम ये ऐसी जम जाता है? हाँ जी, कुछ कुछ लोगों में। अब है, तुम लोग तो डॉक्टर हो, आगे चल के करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो ये ऐसे ही जम जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, अपेंडिक्स का पेन भी, मतलब मैंने सुना है बहुत ही अच्छा लेवल वाला पेन होता है वो भी। ठीक है, यस मैम, मेरी नानी को हुआ था। मैम पेन भी अच्छा होता है? नहीं अच्छा इन द सेंस अब है कि क्या बोलते हैं, बहुत ही तगड़ा वाला दर्द होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारे बेसिकली है क्या, हमारे ये मैम रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स है, कुछ ऑर्गन्स के रेमिनेंट्स का मतलब बता रही थी मैं। मेंबर। ठीक है भाई जी, कोई किसी का तो माइक खुला हुआ है, प्लीज अपना माइक बंद कर दें। कौन है वो शुभ इंसान? चलो जी, आई कांट फाइंड आउट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे रेमिनेंट्स हैं ऑर्गन्स के, विच वर कंप्लीट एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज में पूरी तरीके से थे और फंक्शनल भी थे। ठीक है, ये अभी हम क्या कह रहे हैं कि अभी के टाइम पे ये अवशेष हैं, कि छोटे मोटे चीजें की तरह तरीके से पड़े हुए हैं। लाइक हमारी बॉडी में अगर आपको पता होगा कि वो जो टेल वाला पोर्शन है, क्या बोलते हैं उसे, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके सबसे लास्ट वाला भी है। तो लोग कहते हैं कि जो वहां पे पहले लोगों की क्या थी, पूंछ होती थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता था, हाँ जी। तो बट अब क्या है, अब हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ दे आर व्हाट, नॉन फंक्शनल, बट हमारे एंसेस्टर्स में कभी ना कभी वो फंक्शनल रहे होंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। सम ऑफ दीज आर नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, मसल्स ऑफ पिन्ना, ऑरिक्यूलर मसल्स, वर्मिक्यूलर अपेंडिक्स,
ठीक है, अपेंडिक्स जैसे मैंने आपको जो बताया वही है ये। कॉकेक्स, कैनाइन, थर्ड मोलार्स या फिर जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। ठीक है, ये 180 vestigial organs. हाँ जी, 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मैम इतने तो ऑर्गन्स भी नहीं होते होंगे। चलो जी, कोई नहीं, थोड़े बहुत गूगल करना, ये बहुत ज्यादा के तो नाम नहीं, बट हाँ मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हुए, थोड़े बहुत आप खुद से मैनेज करना। चलिए जी, अब और हमारा मैम खुद से डेवलप भी है हमारे शरीर में थोड़े बहुत vestigial organs. हाँ बहुत सारे डेवलप्ड है बच्चे, ठीक है, बट वो फंक्शनलेस है, बस ये गारंटी है कि वो है, बट वो है फंक्शनलेस। ठीक है रेवा, क्या है, कार्निवोरस फॉर मोस्टली ईट फॉर मीट। हाँ जी, आदित्य सही बोल रहे हो आप। ठीक है, कार्निवोर्स में कैनाइंस वाले जो होते हैं, ये वो टीथ जो प्रेजेंट होते हैं वो मीट खाने के काम आते हैं। चलो जी, अब आता है हमारा क्या, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब क्या हुआ मैम? कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब हुआ कि एक हमारा आ रहा है फीचर, सपोज कर लो कि क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म से, उसका नाम है A1। ठीक है, दूसरा आ रहा है हमारा किससे, वो नहीं, एक आ रहा है हमारा A से, दूसरा फीचर आ रहा है हमारा B से, और वो मिल के क्या बना रहे हैं, AB। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें इस ऑर्गेनिज्म के भी फीचर हैं A के भी, और हमारे बी ऑर्गेनिज्म के फीचर भी हैं। सो सॉरी, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। AB जो है हमारा एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल है, ठीक है, जिसमें क्या है, A ऑर्गेनिज्म के भी फीचर हैं और बी ऑर्गेनिज्म के भी फीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको, या मैं फिर से रिपीट कर दूं? ये हम लोग में भी तो होता है, जैसे कि मम्मी और पापा दोनों के गुण होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, तो वही है कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि हाँ म्यूल आप कह सकते हो, क्या बोलते हैं, बट म्यूल को हम ज्यादा इसलिए नहीं मानते ना, अब क्या किसने, आदर्श ने शायद नाम लिखा था ये, म्यूल को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि म्यूल्स ना स्टेराइल होते हैं। ठीक है, एक ये भी देखा जाता है कि हम ऑर्गेनिज्म का जो एक धब्बा है प्रॉपर, वो उसी को देते हैं जिसमें कि जो कि क्या बोलते हैं हमारे फर्टाइल। ठीक है, चलो जी, फिर तो आप उसको भी बोल सकते हो पोमैटो, जो हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं, टमाटर, टोमैटो, और क्या बोलते हैं पोटैटो का फ्यूजन। ठीक है, बट ये भी क्या है, स्टेराइल है, हमें हर बार लैब में इसको ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है जी मैम, ये कौन सा बर्ड है जो आपकी स्लाइड में है? सीरियसली अब है, आप इसको नहीं पहचान रहे हो? अब है, आपको ये सच में नहीं समझ में आ रहा? नो मैम। नहीं मैम। कोई बात नहीं जी। मैम मुझे भी नहीं आ रहा। मैम मुझे भी नहीं पता। अभी सबको समझ में आएगा, 2 मिनट दो। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा भयंकर डायग्राम दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा। क्या है? मॉन्स्टर है। बर्ड के कैरेक्टर लग रहे हैं। नहीं देखो, ये आपको बर्ड का यहाँ पे ना नाम नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस पर्टिकुलर बर्ड में ना कुछ फीचर्स कहाँ से आए हैं, रेप्टाइल से आए हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स बर्ड्स वाले आए हुए हैं। ठीक है, बस ये थोड़ी बहुत चीजें मैम देखनी। नाम क्या है? रुको, अब है, सब्र करो। चलो देखो, अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहानी है मैम। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स पोजेस कैरेक्टर्स ऑफ 2 सेपरेट ग्रुप्स, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वन बीइंग प्रिमिटिव एंड अदर बीइंग एडवांस्ड। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहा है ये, these species act as a bridge between 2 taxonomic groups। 2 taxonomic groups के बीच क्या क्या ये है, ब्रिज भी कहलाता है, इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। फिर आ रहा है कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड कॉमन एंसेस्ट्री। जो हमारा कनेक्टिंग लिंक है वो आपको एक अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का और हमारे कॉमन एंसेस्ट्री का। बच्चा जी ये कोई बर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपका एक ऐसा ही डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है मैम कुछ भी। जस्ट एग्जाम्पल था ना कि हाँ समझ आ जाए। हाँ, सिर्फ आपको ये समझाना था कि इस वाला जो बर्ड है उसमें हमारे फीचर रेप्टाइल से लिए हुए हैं कुछ, और कुछ जो है बर्ड से लिए हुए हैं। अब आपको मैम ये फ्यूचर वर्ड है। नहीं नहीं ऐसे होते होंगे, बट सिर्फ एक समझाने का वो दिया हुआ है कि आपको खुद को भी पता होगा। आप लोगों ने क्या 12th में, सॉरी 11th में ये पढ़ा हुआ है, रेप्टाइल्स जो है वो एक अलग प्रॉपर क्लास है, और एवीज जिन्हें हम बर्ड्स में काटते हैं वो बिल्कुल ही अलग है।
बट ये जो हमारे को जो स्पीसीज दिखा रहे हैं वो कैसा है, रेप्टाइल और एनिमल्स के बीच में है। कर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही समझे काशी जी। अब हम आते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, तुम्हारी मैम का लगभग लगभग फेवरेट वाला पार्ट। ठीक है मैम, ये आप अब नई मुस्कान, ये हमें कंपनी से डिजाइन करके दी गई थी। चलो जी, यहाँ पे आता है हमारा थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एंड यस, आज की क्लास के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम लेमार्किनिज्म एंड डार्विनिज्म को प्रॉपर तरीके से खत्म कर सकें। ठीक है चलो जी, क्या कहते हैं लेमार्किनिज्म एंड डार्विनिज्म? किसी ने सुना है इनके बारे में पहले से? थोड़ा सा पढ़ते हैं ऐसे ही। नहीं सच में? नो मैम। मैम डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। मैम आपने बताया तो वो सुनना पता, और कुछ नहीं। नंदिता ऐसे मत कहो यार, 10th के सिलेबस में भी है ये। मैम मेरा 10 के सिलेबस में था, मैम था, रिलेटेड था। अरे कहाँ डिलीटेड था, इसी ईयर मैंने पढ़ा ही था। सारे सीबीएसई वाले तो हो। यस मैम। मैम फिर से बताया था थोड़ा बहुत, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। चलो तुम थोड़ा सा बता दो क्या होता है लेमार्किनिज्म। कोई गूगल नहीं करेगा अभी। और क्या होता है डार्विनिज्म, और कौन सा एक्सेप्टेड है? बहुत ही अच्छी थ्योरीज है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली। डार्विनिज्म डार्विनिज्म एक्सेप्टेड है। डार्विन एक्सेप्टेड है, चलो ये बात सही कही तुमने। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहते हैं 1964 के अराउंड। इस टाइम पे उनका बहुत ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, आपने बताया था। 90 तक तो दोनों निपट गए थे। मतलब जब मेंडल का गूगल काम करके बैठे हो। मैंने आपको थोड़ा सा नाम लिया था। 1866 के अराउंड। हाँ, जब मेंडल अपने का काम पीक पे था उसी टाइम पे ये दोनों साइंटिस्ट भी जो थे वो कर रहे थे थ्योरीज ऑफ लाइफ में। ठीक है, एक्चुअली इनका जो काम था ना, लेमार्क में जो बात की थी ना, जब मैं तुम्हारे एज में थी तब मुझे जो मतलब जो समझ में आया था ना लेमार्क का, तो मुझे लगता था ना कि लेमार्क बिल्कुल सही बंदा है। लेमार्किनिज्म, थोड़ी सी स्पेलिंग कराते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेमार्क जो है बिल्कुल सही बंदा है। मुझे लगा था कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा ही रहा होगा, बट आप एक प्रैक्टिकल बेसिस पे सोचोगे ना तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली लेमार्क ने क्या कहा होगा, ये स्टोरी तुम लोगों ने सबने सुनी होगी कि जो जिराफ थे वो पहले घोड़े की हाइट के थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि क्योंकि फूड की कमी पड़ने लगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की जो हाइट थी वो उतनी होती थी, जो सारे वो पेड़ वेड़ खा लेते थे, तो वो ऊपर जाते। ये कौन है? काशी जी ऐसा नहीं चलेगा भाई, इतना बड़ा आंसर लिखोगी। लेमार्क थ्योरी ऑफ आप बोलो बच्चे, ठीक है, क्लास में बोलने वाला अच्छा लगता है मुझे। is a theory of evolution based on principle that physical changes in organisms due to their lifetime to the great। देखो अब आपने ये काशी लिख दिया है, बट क्या बोलते हैं, हाँ ये क्या बोलते हैं, कोई बच्चा समझ नहीं पाएगा। अरे गूगल से लिखा हो चाहे उसने खुद से लिखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि छोटे बच्चों को समझाने वाला। अब पहले मेरी कहानी सुनो, फिर उसके बाद हम स्लाइड्स पे भी हमें देखना है। चलो 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 चलो, बैक टू द टॉपिक। लेमार्किनिज्म में क्या है हमारे साथ कहानी, कि उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास वो थे जिराफ, एक क्या बोलते हैं हॉर्स के हाइट के थे, बट क्योंकि क्या बोलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए, बहुत सारे सेम हाइट के, तो क्या हो गया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो क्या हो गया कि उनका क्या बोलते हैं अपनी खींच खींच के उन्होंने अपनी गर्दन बढ़ा ली। यही कहानी सबने सुनी थी? ठीक है, क्या मैम? यस मैम। यही कहानी सुनी होगी, यही इकलौती कहानी भी है उसकी नंदिता। ठीक है, तो यही कहानी की जो है जग विख्यात कहानी है कि जिराफ की हाइट पहले इतनी ही थी और उन्होंने अपनी गर्दन जो है ना उछल उछल के बढ़ाई है। ठीक है, बट ऐसा नहीं, उछल उछल के? हाँ उछल उछल के मतलब क्योंकि पेड़ की हाइट एक पत्ते एक जो, क्योंकि वो क्या थे वेजिटेरियन है, मतलब कि हार्बीवोरस है, हार्बीवोरस एक है, तो उनको क्या चाहिए कि वो जो है पेड़ पे और घास फूस पे ही जिंदा है। अब उनको जो पेड़ के पत्ते मिल रहे थे वो एक एवरेज हाइट तक के मिल रहे थे, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, वो भी सारे खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी ऐसे करके हाइट उछल उछल के बढ़ाई है, और नेक्स्ट जनरेशन में होते होते उनके जो ये अंदर की जो बोन्स होती हैं नेक की, वो जो थी साइज में अपनी बढ़ जाती है। पर डार्विन जी ने इसको प्रॉपर तरीके से गलत कहा। डार्विन ने कहा कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं था कि हमारा जो ये जिराफ था वो पहले एक छोटी हाइट का था और फिर उन्होंने अपनी गर्दन को उछल उछल के बढ़ाया है। एक्चुअली जो रियल कहानी थी हमारे साथ वो ये कहानी थी कि और इन्वायरमेंट में दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ठीक है,
मैम मेरी टीचर ने बोला तुम कौन हो, तो मैंने बोला ओके। अरे वो कभी कभी निकल जाते हैं वर्ड्स वगैरह, हो जाता है, कोई नहीं, जब ज्यादा पढ़ो ना तो यही हो जाता है चलो जी। अभी तुम छोटे बच्चे से पूछोगे ना प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंट होता है, तो वो बिल्कुल हेजिटेट हुए बिना तुम्हें बता देगा। अभी मैं तुमसे पूछ लूं ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट होता है, आधे इधर उधर देखने लगेंगे ठीक है। तो वो हो जाता है जब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, हाई लेवल का जब पढ़ने लगते हैं ना, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है सबके साथ। चलिए, तो डार्विन जी ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि भाई जी एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास दोनों हाइट के, इनफैक्ट बहुत सारी हाइट्स के जिराफ प्रेजेंट थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के जिराफ प्रेजेंट थे, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात, बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन का मतलब क्या, मतलब कि मैम क्योंकि इनकी क्या पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि इनको खाने को भरपूर मिल रहा था। अभी आप आगे सीखोगे जैसे जब किसी चीज को खाने को बहुत अच्छा सा मिलता है तो उनका पॉपुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ने लगता है। जैसे इस टाइम पे इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, मस्त पीक पे चल रहा है, चाइना वालों को भी पछाड़ रखा है उन्होंने। तो वही कहानी इनके साथ होने लगी। बट क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन अच्छा खासा बढ़ रहा था, फिर क्या होगा मैम, तो सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो होती है क्या, मैम भूखमरी। बिल्कुल सही बोली लड़की, जो तुम बोली हिंदी में, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में, स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी, ठीक है। अब इनको रहने का तो कोई ड्रामा है नहीं कि इनको अपना पर्सनल घर चाहिए, पर्सनल रूम चाहिए, इनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा कि खाने की कमी। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि जो ये छोटे वाले हमारे ऑर्गेनिजम्स थे वो मरने लगे, ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन था वो डिक्लाइन करने लगा, और जिसे कहते हैं भयंकर डिक्लाइन करने लगा। और टाइम ऐसा आ गया कि ये दोनों ही जो हमारे एवरेज और जो बिलो एवरेज हाइट वाले थे, वो दोनों के दोनों का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, सेम केस जैसा हमारे डायनासोर्स के साथ हुआ, ठीक है। तो अब इसका एक जो आप देखोगे ना डार्विनिज्म वाले में, तो यही वाली जो थ्योरी है ना, इसी को हम करेक्ट मान के चलते हैं। थोड़ा सा आपके दिमाग में चला होगा कि डेमार्क ने क्या कहा था और डार्विन ने क्या कहा था। अब इसके अलावा क्या चीज थी, इसके अलावा आपने सुना होगा एक ब्लैक पेपर मॉथ, आई डोंट नो कितनों ने सुना है, यस मैम। ठीक है। और एक थी हमारी व्हाइट पेपर मॉथ, यस मैम। पेपर्ड होता है पूरा, ठीक है, लिख लेना अपने आप ही, थोड़ा सा तुम्हारी मैम की स्पेलिंग गलत हो रही है आजकल, ठीक है, व्हाइट पेपर्ड मॉथ। अब इनकी कहानी को, इसकी कहानी से ना इन्होंने लेमार्क को प्रॉपर तरीके से गलत कर दिया। क्या मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि एक जगह था, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह वहां पे, तब पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत सारे क्या थे, पेड़ ही पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ वेड़ प्रेजेंट थे। तो उस पेड़ पे ना पहले क्या आती थी, पहले मैम उस पेड़ पे दोनों तरीके की हमें मॉथ देखने को मिलती थी, ब्लैक कलर की भी और व्हाइट कलर की भी। चलो जी हम मॉथ बना लेते हैं, ये ब्लैक वाली है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। बट मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे इस टाइम पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो यहाँ पे आपकी अभी के लिए क्या है, दोनों ही टाइप की पॉपुलेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा होगा ना कि यहाँ पे जो इनकी, जैसे ये हमारे क्या छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, मॉथ मीन्स क्या, इंसेक्ट है, बट यहाँ पे जो इनके प्रीडेटर्स होंगे, इनको मार के पकड़ के खाने वाले जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं, वो कैसे थे मैम, वो मैम देखो, क्योंकि इनका जो पेड़ था उसका जो कलर था वो किससे मिल रहा होगा, क्योंकि पेड़ इस टाइम पे साफ सुथरा है, कैसा होता है, ब्राउन कलर का। जैसे मैंने अगर आपको व्हाइट बोला है तो वो एग्जैक्ट व्हाइट नहीं होती है, वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में होती है, जिसे कह सकते हैं ना क्रीम कलर में, ठीक है। और आपके जो पेड़ का छाल होता है वो भी कैसा होता है, क्रीम कलर वाला ही होता है। तो जब हमारा जो एरिया था, ये एनवायरमेंट, अभी आपको ये सब मिलेगा, बस अभी के लिए समझ लो, जब हमारा एनवायरमेंट में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पूरा ग्रीन एनवायरमेंट था, तो हमारे व्हाइट कलर के जो मॉथ थे वो क्या थे, वो पेड़ के ही, जो हमारा अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना एक वर्ड, क्या था, कॉलोरेशन, ठीक है, कॉलोरेशन करके एक वर्ड पढ़ा था, जिसमें क्या था कि वो जो है बिल्कुल ही अपने आप को उसके पीछे हाइड कर सकती है, ठीक है, कि हमारा जो पेड़ की छाल है वो भी उस कलर की है, और जो हमारा एनिमल है वो भी उसी कलर का है, तो हम जो दूसरा प्रेडेटर है वो उसको पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ पे ये पेड़ पे है या फिर इंसेक्ट है। तो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी इस टाइम पे, कौन से वाले की, व्हाइट पेपर मॉथ की। बट द मोमेंट यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ,
द मोमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि इंडस्ट्रीज लगने लगी, तो अब क्या हो गया, इंडस्ट्री के धुएं की वजह से, केमिकल रिलीज की वजह से जो ये पेड़ की छाल थी ना, वो कैसी हो पड़ने लगी, ब्लैक। अभी तक ये कैसी थी, क्रीमिश थी, ठीक है, व्हाइट कह लो या क्रीमिश थी, बट अब ये कैसे होने लगी, ब्लैक होने लगी। तो अब कहानी क्या हो जाएगी मैम, अब कहानी मैम उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक वाले अपने आप को अब कैपेबल हैं इसमें छुपाने के, ठीक है, कि ब्लैक वाले जो हैं वो यहाँ पे अपने आप को छुपा के रख सकते हैं, और जो व्हाइट वाले होंगे वो यहाँ पे दूर से विजिबल होंगे, दिखने लगेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा दीपिका, तो व्हाइट वाले दिखने लगेंगे तो प्रीडेटर को तो खाने से ही मतलब है, ठीक है, तो प्रीडेटर अब किसको खाने लगेगा, व्हाइट वाले को। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हाइट वाले का पॉपुलेशन कम होने लगा और ब्लैक वाले का बढ़ने लगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज बस जो है डार्विन ने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है जी। मैम ये तो नहीं पढ़ा था। क्या कह रहे हो पूजा, मैम 11th में पढ़ा था ये तो। हाँ जी बेटा जी, फिर से पढ़ोगे, एवोल्यूशन चैप्टर है हमारा, ठीक। चलो जी, अब क्या कहानी आती है हमारी, अब हमारी कहानी आती है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमारी आपको पता है स्टार्टिंग हम किससे करते हैं हमेशा, फेलियर्स वाली थ्योरी से, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लेमार्क की थ्योरी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म, ठीक है, लेमार्किज्म। अब अगर आपसे कोई, हाँ जी पायल, हाँ जी अरीबा, मैम इसका मतलब जो लंबे गर्दन वाले जिराफ थे वो भी थे पहले, हाँ वो भी पहले से ही थे एनवायरमेंट में, मतलब छोटी गर्दन वाले मरने लगे थे प्रेडेटर की वजह से। करेक्ट, भूखमरी की वजह से वो बेचारे मरने लगे थे, ठीक है। अब अगर आपसे ना कोई पूछता है, ये आज की क्लास का आपका ज्ञान है, कि लेमार्किज्म को आप एक लाइन में डिफाइन कर दो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लेमार्किज्म क्या है। तो लेमार्किज्म ने, जो लेमार्क ने कहा था, दैट वाज मेंडल का थोड़ा सा वाला पार्ट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। कैसे मैम, क्या अब आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्यों होगा लेमार्किज्म की थ्योरी का नाम, लेमार्किज्म का ही दूसरा नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। कोई भी बच्चा जो समझ पाया है इस बात को, मैम मैम उनने अपने आसपास के नेचर को देख के अपने आप को बदल लिया। हाँ मैम। मैम उसने जो थ्योरी दी थी कि जिराफ ना मतलब उसको खाने की जरूरत नहीं है, तो वो बड़ी है, आगे एक से दूसरी जनरेशन में गई है वो। राधिका और मेरे को लगता है नंदिता भी यही बात बोलने जा रही थी, क्यों नंदिता? Yes, ma'am. है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे वर्ड से लग गया था, जो तुमने 2-3 वर्ड बोले, कि ये बिल्कुल सही बोला राधिका और नंदिता ने। कितने लोग को सुनाई पड़ा आई डोंट नो, कि मैम उनका जो फीचर था कि उनको अपनी गर्दन क्या करनी है, लंबी गर्दन करनी है, वो फीचर वो क्या कर रहे थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा रहे थे, दूसरे से तीसरे जनरेशन में। बट क्या ऐसा हुआ था? नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा रेनू, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब दूसरा क्या है हमारा, तो लेमार्किज्म का दूसरा नाम अब याद रहेगा आपको जिंदगी भर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। बट ये आती है हमारी सबसे तगड़ी और आपकी मैम की फेवरेट वाली थ्योरी, डार्विनिज्म, ठीक है। इनका एक लाइन स्टेटमेंट पता है क्या था, और ये आज के लिए तुम लोगों के लिए भी अप्लाइड है, इन द सेंस ऑफ कंपटीशन, खाने वाने के सेंस में नहीं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बिल्कुल सही जी। मोना जी बहुत दिनों बाद बोली यार आज आप, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तबियत पानी सब कुछ ठीक है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कहते हैं ना कि एक जंगल में सुबह शेर भी उठता है और डियर भी उठता है। किस लिए शेर उठता है कि आज मैंने अगर डियर को पकड़ के नहीं खाया तो फिर क्या बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा वरना। और डियर भी उसी लिए उठता है कि भाई बचने के लिए। भागो वरना जो मैं है शेर मुझे पकड़ के खा लेगा। आदर्श जी ये कहाँ पबजी खेल रहे हैं भाई आप क्लास में? चलो जी, तो यही है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसका दूसरा नाम भी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। अब वो वाला आपको थोड़ा सा तब भी कम समझ में आया होगा, बट नेचुरल सिलेक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने मौत का भी एग्जाम्पल देख लिया कि एनवायरमेंट या नेचर हमारा सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमने जिराफ का भी अब एग्जाम्पल समझ लिया कि हमारे पास हर टाइप के जिराफ पहले से ही प्रेजेंट थे और हमारे पास नेचर ने उसी को सिलेक्ट किया
जो कि फिट है। ठीक है, सर्वाइवल उसी का होगा जो कि फिट है। ठीक, चलो जी, फिर उसके बाद क्या यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है? नो, नो अभी नहीं मैम। तो बाकी है बहुत। फिर अभी बाकी है। क्या चीज होगी मैम? अरे मैम, बड़ा ही पकाऊ चीज आ गया, और ये सबसे बोरिंग है। इसको हम बोलेंगे लियो लेमार्किज्म। अब ये क्या है मैम? लियो लेमार्किज्म। लियो लेमार्किज्म जो है ना, कुछ भी अलग नहीं है, बल्कि, और इसके आगे एक और भी लिख देती हूँ, फिर दोनों को साथ में कंप्लीट कर दूंगी। दूसरा, जब लियो लेमार्किज्म आया है तो मैम लियो डार्विनिज्म भी आया होगा। ठीक है, क्या चीज है मैम? कुछ भी अलग नहीं। कुछ भी अलग नहीं मतलब कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, अब एनएस लिख देती हूँ, ये है ना, नेचुरल सिलेक्शन में क्या आ गए? मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने लगा ली। मेंडेलियन, बताओ जी, मेंडेलियन की स्पेलिंग गलत हो रही है। ठीक है, इन्होंने मेंडल की जेनेटिक्स को अप्लाई कर लिया। सोचो, इनकी वजह से मेंडल की सारी बैंड बज गई थी। बट ये थ्योरी एक्चुअली डार्विन और लेमार्क के मरने के बाद की थी, मतलब 1900s वाले ईयर्स में थी। और सेम कहानी हमारे साथ इसके साथ भी होगी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर प्लस उसमें हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये चारों चीजें अब, अगर, क्योंकि मैंने आपको क्या कर दिया है, एक रफ फॉर्म में पूरी बता दी है कहानी, तो अब हम थोड़ी सी स्पीड को पकड़ सकते हैं कि आज की आज हमारी ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना। देखिए जी, क्या कहानी है इनकी? क्या हो गया? अरे वाह, चलो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या कह रहे हैं ये? कि इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इंटरनल वाइटल फोर्सेस, अब आपको समझ में आ रहा है जो जो मैं बोल रही हूँ। साथ में इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। ठीक है मैम, फिर क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये भी हमारा लेमार्किज्म में ही आएगा। फिर क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये चारों जो है हमारे क्या है, लेमार्किज्म के बेसिक रिक्वायरमेंट थे, या कह लो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है इंटरनल वाइटल फोर्स हम किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि जिराफ अपनी गर्दन को इंटरनली बढ़ा रहा है, तो उसे हमने क्या कहा, वर्ड यूज किया, इंटरनल वाइटल फोर्सेस। और ये वो क्यों कर रहा है? क्योंकि एनवायरमेंट में छोटे वाले जो गर्दन है, उनका जो पहुंच है वो वहां तक नहीं है। ठीक है, तो उनको जरूरत है इस चीज की, तो इसलिए। फिर हमने क्या लिया? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी जो है ना, अभी आप सीखोगे, जिराफ में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑर्गन जिनका काम है उनको हम रखेंगे, और जिनका कोई काम नहीं है वो चला जाएगा। यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे इंसानों में लोग पहले, जैसे लेमार्क जी का ही वो था कि उन्होंने कहा क्या था, ह्यूमंस में पूंछ थी पहले, ठीक है, बट अब वो हमारी नीड नहीं है तो वो गायब हो जाएगी। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, हर एक फील्ड में देखने को नहीं मिला। और ये अब आपको समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, कि जो जीन उन्होंने इनहेरिट कर लिए हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। चलिए जी, बट क्रिटिसिज्म क्या था लेमार्किज्म का भाई? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिजम्स टेंड टू इंक्रीज देयर साइज, ठीक है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, यूनिवर्सली इट इज नॉट ट्रू, और वो भी एक जनरेशन में तो कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, among angiosperm the trees seem to be primitive. Shrubs, herbs and grasses have evolved from trees where the size was reduced during the evolution. अब ये क्या कह रहे हैं इन्होंने? पहले जिराफ वाला एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह दिया कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबके सब जानते हो कौन से फ्लावर्स का कैटेगरी है ना, मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, सबसे एडवांस वाली जो है हमारी कैटेगरी है। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि द ट्रीज सीम टू बी प्रिमिटिव, जो ट्रीज हैं वो प्रिमिटिव हैं, एंड जो श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस हैं वो उनसे इवॉल्व हुए हैं। तो इज इट सो? खुद से सोच के बताओ अब। नहीं मैम, हम लोग तो क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग तो ये पढ़ते आते हैं मैम कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हैं, यही पढ़ा था है ना? तो उल्टी बात कह रहे हैं। ठीक है आदर्श जी, मैं सिर्फ इतना से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म का जो साइज है ना वो इंक्रीज करता है, बट ये तो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है कि ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो हमारा इंक्रीज कर जाए। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, दूसरा चीज क्या है हमारे साथ? दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो ट्रीज की हमारी कैटेगरीज हैं, ट्रीज की कैटेगरीज मतलब कौन सी, कि एंजियोस्पर्म को हमने कितने पार्ट्स में, जब एंजियोस्पर्म ही पढ़ लिया था, तो एंजियोस्पर्म ही आपको पता है सबसे एडवांस पार्ट था। अच्छा, प्लांट किंगडम के कौन कौन से 5 पार्ट पढ़े?
एंजियोस्पर्म बता दिया कि सबसे एडवांस है, उससे पहले क्या हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और ये आंसर किसने दिया? खुशी। आफ्ताब। ओके जी, गुड आंसर जी, और फटाफट आंसर दिया उसके लिए आई एम हैप्पी। बाकी लोगों की क्या अभी भी ये बीमारी चल रही है क्या तुम लोगों की? नो मैम, मुझे लगा कि शायद हाँ इलाज तुम लोग का हो चुका है। नो हो गया। हाँ मुझे भी ऐसा ही यही कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग का इलाज हो चुका है बेटा, तुम्हारे लास्ट टाइम के मार्क्स देख के। तो प्लीज वापस से वो वाली बीमारी मत ले ला, ठीक है? मैम टाइप कर रहे थे। अरे मीना जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है बेटा, टाइप मत किया करो। तुम अगर शोर में भी बोलोगी ना, पीछे स्पीकर भी ड्रम भी बज रहे होंगे, तब भी मुझे सुनाई पड़ जाएगा। टीचर को इतनी तेज आवाज है? हाँ मैम ये तारीफ थी या फिर नहीं, ये तारीफ ही थी। चलो 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 ठीक है। तो ये तो मैम इन्होंने बिल्कुल ही उल्टी बात कह दी कि मैम हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो हमारे एडवांस प्लांट्स हैं, दे आर नॉट प्रिमिटिव। जब हम एंजियोस्पर्म को ही एडवांस कह रहे हैं तो उसमें जो सबसे एडवांस हैं हमारे कौन से होंगे? साइज में सबसे बड़े होंगे। ट्रीज हमारे सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट एडवांस होंगे। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रासेस, देन हर्ब्स, देन हमारे श्रब से ओरिजिनेट हुए होंगे। ठीक है, चलो जी। अब दूसरा क्या है? ये आती है एक, अच्छा ये वाली मैंने आपको नहीं बताई, सो सॉरी जी। वेस्टमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। बड़ा एक काम करते हैं, इसको करेंगे हम कल, ठीक है? वेस्टमैन थ्योरी का आज वैसे भी इस वाले से कोई लेना देना है नहीं, तो उसको हम देखेंगे कल। अभी हम लोग इस पे आ जाते हैं, लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म, जो मैंने आपको दोनों वर्ड बताए। वेस्टमैन थ्योरी को बीच में नहीं बोल दिया, पता नहीं बीच में कहा सही। चलो कोई बात नहीं, हम पहले लेमार्किज्म और डार्विनिज्म बात खत्म करते हैं, ठीक है? फिर क्या है हमारे पास लेमार्किज्म और डार्विनिज्म का? अब आपको मतलब सारी चीजें पता है, बट ये हमें डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। क्या है ये? कि इट इज द ओरिजिनल थ्योरी ऑफ लेमार्क। ओके मैम, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? उसे मॉडिफाई कर दिया है ताकि हम थोड़ा सा और नॉलेज जो है उसमें ऐड कर सके। ठीक है मैम, समझ में आ गया। द थ्योरी स्ट्रेस या लेज या सेज, ठीक है, स्ट्रेस और ऑन इंटरनल फोर्सेस, एपेटेंसी एंड यूज एंड डिफ्यूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इसको अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिस थ्योरी सेज दैट, या फिर कह सकते हो दिस थ्योरी इज अबाउट द इंटरनल फोर्स और द स्ट्रेस ऑन इंटरनल फोर्स और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है मैम, बट नियो लेमार्किज्म जो है इन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रेस पड़ रहा है ऑन इंटरनल फोर्स। वो सब चीजें कैसी चल रही हैं? जेनेटिकली चल रही हैं। क्योंकि नियो लेमार्किज्म में मैंने आपको कौन सा वर्ड यूज कराया था? सिर्फ एक मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, यही वर्ड यूज कराया था। तो स्ट्रेस ऑन इंटरनल फोर्सेस को जो था नियो लेमार्किज्म जो है वो नहीं मानता, और ना ही वो यूज एंड डिसयूज वाले को मानता है। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स को भी नहीं मानता। अब क्या कहानी है इनकी? इट बिलीव्स दैट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्शियस रिएक्शन इन द एनिमल्स। ये कह रहा है कि जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं ना, उसी वजह से तुरंत ही जो है एनिमल में चेंजेस आ जाते हैं। बट इज इट सो? नहीं मैम, उसके लिए तो हमारे पास एक वर्ड आ जाता है, क्या? एक्लिमेटाइज। ठीक है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है एक्लिमेटाइज। ठीक है, बट यहाँ पे वर्ड जो एडेप्टेशन है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एडेप्टेशन जो वर्क है वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एडेप्टेशन इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन, और वो बहुत ही स्लो होता है, एक ही जनरेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। The theory stresses on the direct effect of change environment on the organism. But yes, जो नियो लेमार्किज्म है वो भी इसी चीज पे ही स्ट्रेस देती है कि जो चेंजेस होंगे वो डायरेक्ट होंगे हमारे ऑर्गेनिज्म में। अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म, द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस मैम, नाउ वी नो दिस। और लास्ट हमारा नियो लेमार्किज्म क्या कह रहे हैं? नॉर्मली only those modifications are transferred to the next generation which influence the germ cell or where somatic cell। ओके जी, यहाँ पे आपको समझने के लिए वेस्टमैन थ्योरी दी गई थी। ठीक है जी, बट कोई नहीं, देखो मैं आपको जो थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से समझा देती हूँ, बट वेस्टमैन थ्योरी हम कल ही करेंगे। इस वाले जो लाइन का मतलब है ना, आपको पता होगा कि हमारे पूरी की पूरी जो बॉडी है दो टाइप्स के सेल से डिवाइडेड है। ठीक है, कौन से सेल्स मैम? एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स जर्म सेल्स, और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। अब जर्म का
अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ा है मैम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम्हारे नंबर भी आए हैं, ठीक है। तो जर्म सेल्स का मतलब हमारे क्या हो गए, एक तरीके से आप कह लो कि हमारे गैमीट्स, करेक्ट। जर्म सेल्स का एक तरीके का मतलब क्या हुआ कि हमारे गैमीट्स, जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे मेल गैमीट में प्रेजेंट होंगे, और जो कैरेक्टर हमारे फीमेल गैमीट्स में प्रेजेंट होंगे वही कैरेक्टर्स मैम ट्रांसफर होंगे, ना कि वो मॉडिफिकेशन या वो चेंजेस जो हमारे सोमैटिक सेल्स में देखने को मिले हैं। कितनों को ये बात समझ में आ गई छोटी सी? मैम आ गई। मुझे पूरा वेस्टमैन थ्योरी अभी समझाना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग इतनी सी बात समझ में आ गई कि जनरली ह्यूमंस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दो टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। हमारे पास चेंजेस या मॉडिफिकेशंस अगर सोमैटिक सेल्स में होंगे तो वो जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली वही मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे जर्म सेल्स के थ्रू या फिर हमारे गैमीट्स के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं। क्लियर? इतनी बात लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? मैम हाँ मुस्कान, और के आगे जो वेयर से स्टार्ट हो रहा है ना वो समझा दो। इसके आगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैम ये लास्ट वाली लाइन नहीं है, वेयर सोमैटिक सेल्स। Where somatic cell give arise to germ cell. तुम्हें मेरी हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आई अरीबा? वो तो आ गई। मैम हिंदी थी। हिंदी समझ में आ गई ना? बिल्कुल। चलो जी कोई नहीं। मैं इस वाले लाइंस पे ना अभी इतना ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रही हूँ ना अरीबा, क्योंकि आपको ना जब तक ये वाला पार्ट नहीं बताऊंगी ना तब तक आपको पूरा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। आज के लिए बस इस वाले पार्ट को छोड़ दो, वरना हमारा डार्विनिज्म वाला छूट जाएगा। और आज का मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मेरे को आज ये दोनों खत्म कराने हैं, ठीक है। इसको हम कल करेंगे, डोंट वरी, छोड़ नहीं रही हूँ मैं, सिर्फ इस वाले पार्ट को आज के लिए रोक रही हूँ क्योंकि मुझे आज कराना है तुम्हें डार्विनिज्म, ठीक है। और डार्विनिज्म भी अच्छा खासा है भाई, 4 स्लाइड्स हैं अभी, ठीक है। चलो जी। अरे पायल जी ऐसा ना कहो भाई कि तुम्हारे लिए मैं एनसीईआरटी खोल के बैठूं। यस मैम, एनसीईआरटी में नहीं है। मैम नहीं है। मैम ही देख रहा था। मैम एनसीईआरटी में बस एक नाम दे रखा है इनकी थ्योरी। बेटा उतना ही काफी है, ठीक है। एनसीईआरटी में उतना ही काफी है। ये आपके जो नोट्स बने हुए हैं ना वो पूरे के पूरे किस पे बने हुए हैं? दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नीट पैटर्न। हमारा जो एम है ना वो तुमको सिर्फ 12th पास कराना नहीं है, तुम्हें या तो नीट में अच्छे मार्क्स दिलाना है या सीयूईटी में। और पेपर्स पुराने उठा के देख लो, सब में ये दिया हुआ है। कहाँ नहीं है भाई? मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में दिया तो हुआ है तुम्हारा, डार्विन। यस मैम। इतना ही काफी है बेटा। डार्विन उन्होंने वर्ड लिख दिया ना तो उसका मतलब है तुम्हें खुद से समझ लो। और नेचुरल सिलेक्शन का भी पूरा दिया हुआ है, जस्ट ऊपर वाला और पैराग्राफ देखो, पेज नंबर 135 पे। हम डार्विन दे यस मैम मिल गया, सेकंड लाइन में है। हाँ जी मैम बेटा, एनसीईआरटी बहुत पढ़ा लिखा समझती है शायद। उसमें भी देखो ना, लेमार्कनिज्म भी तो दिया हुआ है, जो ये तुम्हारा मार्शुपियल्स वाले डायग्राम्स बने हुए हैं सबसे लास्ट में, नेचुरल सिलेक्शन के जस्ट नीचे। नेचुरल सिलेक्शन ही तो है वो हमारा। नेचुरल सिलेक्शन कहाँ पर है? अच्छा मिल गया। डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, मिल गया मैम, मिल गया। डार्विन थ्योरी के दो वो कॉन्सेप्ट्स। अब मिला जी? पायल जी, मैम ये तो दे रखा है, लेमार्कनिज्म तो दे रखा है, लेमार्कनिज्म पेज नंबर 134। डार्विनिज्म भी पूरा मैम दिया। समझाया हुआ भी है उसमें। हाँ पूरा दिया हुआ है बच्चे, और इससे ज्यादा क्या चाहते हो? बुक वाले इतना ही समझाएंगे तुम्हें। हाँ मेरे पास पुरानी बुक है तो पता नहीं कौन सा वाला है, बट 134 मैम 134 है ना? हाँ 134 पे, ठीक है जी। चलो जी बढ़ जाए आगे अब। चलो जी, यस मैम। ये हमारा डार्विनिज्म की कहानी। अब डार्विनिज्म क्या कह रहे हैं मैम, समझ में तो आ ही गया है कि डार्विनिज्म क्या है हमारा। 34 दूसरा चैप्टर है। मिल गया गुरी? चलो जी, नंदिता और प्रियंका नए बच्चों वालों को हेल्प कर रहे हैं। चलो 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 चलो, हम आ जाते हैं डार्विनिज्म पे। डार्विनिज्म का दूसरा नाम मैंने आपको पहले बताया था, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर मैंने आपको क्या बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको 2 लोगों ने दिया था, बट नाम हम किसका लेते हैं? डार्विन जी का ही लेते हैं। चार्ल्स डार्विन एंड A.R. वैलेस जी ने इनको दिया था। दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है जी। Alfred Russel Wallace has traveled to Southeastern Asia and South America
द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्ट्राइक इन हिज माइंड, वहां पे ही उनको ये आइडिया आया. Wallace wrote an essay and sent it to the Darwin on the tendency of variety of depart. क्या कहानी समझा रहे हैं? चलो जी, इनकी कहानी छोड़ो, बस मतलब ये इन्होंने बस इतना बता दिया कि ये जो थे ट्रेवल करने गए, वहां पे इनके माइंड में ये आइडिया आया, उन्होंने लेटर वेटर लिख के भेजा, और तब जाके there was a striking similarity between the views of Darwin and Wallace के बीच में देखने को मिला. अब ये था क्या? ये हैं इनके 5 पॉइंट्स. क्या कह रहे हैं ये? ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज. कैसे और कहां से स्टार्ट करें हम चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन एंड हेरिडिटी से. वेरिएशन एंड हेरिडिटी का मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि वेरिएशन मतलब क्या, बहुत टाइप के जो है आपको और स्पीसीज देखने को मिलता है. हाँ स्पीसीज देखने को मिलेंगे. और आपको ये भी पता होना चाहिए ना, अब इस केस में ये पता होना चाहिए कि ना कुछ स्पीसीज ना जैसे ना, आई डोंट नो अभी इस वाले पार्ट में, आज के पार्ट में होगा या नहीं, जस्ट एक सेकंड देना मुझे. नहीं आज के में नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. बट मैं चलो आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ. एक्चुअली ना क्या हुआ था ना कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया ना, कि हमारे पास ना एक, मेरे को बर्ड का नाम नहीं आता रहा अभी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, बर्ड का नाम कौन सी बर्ड थी, कोई तो एक बर्ड थी, मैं अभी आपको ना ग्रुप पे नाम लिख के भेज दूंगी या कल ही बता दूंगी, ठीक है. मुझे बस एक बार कोई याद दिला देना. दीपिका प्लीज मुझे मैसेज कर देना इसके रिगार्डिंग कि मैम आप बर्ड का नाम बताने वाले थे, ठीक है. उनका ना क्या चीज थी कि ना ये अंदर वाले बर्ड का नाम, कौन सी बर्ड का नाम, जो आपने बना रखा था. नहीं वो बर्ड नहीं यार, एक और बहुत अच्छी सी बर्ड थी, मैं आपको उसकी थोड़ी सी कहानी समझाती हूँ. एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमारे और एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर साइज टाइप की ना बर्ड का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, ठीक है. एक पर्टिकुलर टाइप की बर्ड का पॉपुलेशन बढ़ने लगा. आई गेस वैलेस बर्ड थी या पता नहीं कौन सा, मुझे भी बिल्कुल नहीं याद आ रहा उस बर्ड का नाम, ठीक है. एप्पल स्प्रूस, एक बार कोई स्प्रूस बर्ड को गूगल करेगा क्या, एक बार प्लीज इसको करना. स्प्रूस बर्ड, ऐसी कोई बर्ड है क्या, मुझे प्रॉपर नाम नहीं आता बट कुछ ऐसा ही नाम था, ठीक है. एप्पल स्प्रूस बर्ड करके कुछ एक बर्ड है. एक्चुअली क्या हुआ ना कि इनकी जो स्पीसीज थी, इनका जो पॉपुलेशन था ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगा. अब हुआ क्या कहानी, जब इनके पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, फिर से वही खाने की कमी. मैम वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है ये. यस मैम है. स्प्रूस बर्ड है ना, तो फिर मेरे हिसाब से स्प्रूस ही होगा, क्रूज नहीं रिचा क्रूज नहीं था, स्प्रूस ही था. मैंने तो स्प्रूस ही डाला है, वही आ रहा है वेस्टर्न नॉर्थ इन अमेरिका का. हाँ जी चलो वही होगा फिर, ठीक है. मैं एक बार क्रॉस कंफर्म कर लूंगी, फिर मेरे हिसाब से स्प्रूस ही होगा. एप्पल स्प्रूस करके पूरा नाम है. एक्चुअली क्या हुआ ना कि इन बर्ड का पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और इसी का साथ का एक एग्जांपल ना हमारा फ्रॉग वाला भी है, वो भी मैं तुम्हें भी समझाती हूँ. फटाफट से सुन लो एक बार कहानी, फिर हमें क्वेश्चंस भी करने हैं आज की क्लास में एनी हाउ, बस 10 मिनट में डार्विनिज्म खत्म करना है. क्या हुआ कहानी हमारे साथ कि ना इन बर्ड्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा. अब बर्ड्स का पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि इनके पास खाने की कमी बढ़ने लगी. और अभी हमने डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि सरवाइव वही करेगा जो कि फिट होगा. अगर आप ये चीज देखोगे ना, अभी हम ये 5 पॉइंट्स को इनमें कवर कर लेंगे. 5 को देखना कैसे. क्या हुआ, जब इनके पास खाने की कमी होने लगी ना, तो इन बर्ड्स ने ना क्या डिसाइड किया कि ना तुम एक काम करो कि एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बर्ड को इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ना 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कैसे मैम, ये ना एक इन बर्ड्स का क्या फीचर था, ये एक तरीके का ही सीड खाते. मैंने फोटो भेज दी. ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी. ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये ना एक ही तरीके का फूड खाती थी. इसी पेड़ के जो बीज है ना, ये उन्हीं बीजों को खाती थी, या फिर जो इनमें थोड़े से इंसेक्ट मिल जाते थे ये उसको खाते थे. तो इन बर्ड्स ने क्या किया ना, इन्होंने बोला कि हम अपने जो खाना है उसको कर लेते हैं डिवाइड. कैसे डिवाइड मैम, कुछ बर्ड्स ने उन्होंने कहा कि एक जो हमारा एक कैटेगरी ऑफ बर्ड होगा ना, वो सिर्फ टॉप में जो सीड्स प्रेजेंट होंगे ना उसका ही खाना खाएंगे, उसको ही खाएंगे. वो उनके लिए नीचे एंट्री बैन है. ठीक है, ओके ठीक है, इनकी जो डील थी वो मान ली गई. दूसरी कैटेगरी जो ऑफ बर्ड थी इसी सेम स्पीसीज की, ठीक है, अभी हम स्पीसीज एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A1, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे. इसको हमने नाम दे दिया A1 कि ये जो स्पीसीज है इनका डिसाइड हुआ कि ये जो साइड्स में थे ना, साइड्स में जो सीड्स प्रेजेंट होंगे ये सिर्फ उन्हीं सीड्स को खाएंगी. ठीक है मैम, इनका भी हमारा क्लियर हो गया. ये A था, ये हमारा A1 वाला हो गया. फिर तीसरी कैटेगरी जो आई इनकी
उनको बोला कि तुम पता है क्या खाओगे, जो इस पेड़ पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे ना, यू कैन ईट ओनली दैट। ठीक है, जो स्टेम से लेके यहाँ तक में इंसेक्ट प्रेजेंट होंगे, आप सिर्फ उसी को खाओगे। और हमारे इंसानों की तरह तो है नहीं ना कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई चलती रहेगी, तो इन्होंने बोला ठीक है हम सिर्फ ये खाएंगे। और फिर बची फोर्थ कैटेगरी, अब फिफ्थ वाले का भी मुझे नहीं याद आ रहा कि क्या था। ठीक है, फिफ्थ हमारी थी फिफ्थ कैटेगरी, तो इनके लिए क्या बोला गया, इनके लिए बोला गया कि आप सिर्फ वो वाले खाएंगे जो हमारे सीड जो है जमीन पे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ कैटेगरी। अब इससे हुआ क्या, ठीक है, हाँ जी बहुत ही सिंसियर थे। अब पहले इससे कहानी सुनो इसकी कि इससे हुआ क्या। इससे हुआ ये हमारे साथ कि जो ये चारों कैटेगरी के हमारे बर्ड्स थे, अभी तक कैसे थे कि अभी तक इनके एंसेस्टर एक था ए। ठीक है, बट अब आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज इनकी देखने को मिली। एक तो वही रही, एक हमारी A1 हो गई, एक हमारी A2 हो गई, एक हमारी A3 हो गई। साथ ही साथ क्योंकि इनका जो लोकेशन था खाने का वो चेंज हो गया, तो इनकी ना बीक्स में जो इनकी चोंच होती है उसमें आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिला। कैसे मैम, जो जमीन पे खा रही होगी, अब वो तो सीड कभी कभी हो सकता है ना कि वो मिट्टी के अंदर भी चले जाते हैं, तो उसको क्या है, उसको खोदना है वहां पे। ठीक है, तो उनकी जो बीक्स थी वो कैसे हो गई, एकदम नुकीली। ठीक है, जो ऊपर वाली थी क्योंकि उनको कोई मेहनत करनी नहीं है, उड़ के आए, ऊपर ही ऊपर में अवेलेबल है, वहां से खाया और निकल गए, तो उनकी जैसी होती है वैसे ही नॉर्मल रही। बट इन वाले में क्या हुआ कि इनको क्या करना था कि ये अंदर से थोड़ा सा पत्ते वत्ते हटा के तब खाने थे, तो इनकी बीक्स में भी हल्का चेंजेस हो गया। और ये जो ट्रीज वाले थे, इनको भी क्या करना था, इनको वैसे डिगिंग करनी पड़ी क्योंकि ये क्या खा रहे थे, कीड़े खा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिले। क्या क्या चीजें क्लियर हुई हमारी मैम, हमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिले, प्लस हमारे पास क्या था, बहुत सारे क्या बोलते हैं, कौन सा पहला पॉइंट था ये, वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस देखने को मिले। एंड अब क्या होगा ना कि ये जो इनका जो वेरिएशन आया वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो रहा है। ठीक है, वो जो वेरिएशन आएगा वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएशन वाला भी क्लियर हो गया। फिर हमारे पास दूसरी चीज क्या है इसकी, कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, कि यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने ये सब जो डिवाइड किया वो क्यों किया, हमने डिवाइड तो इसीलिए किया ना क्योंकि हमें क्या कर हो रहा था, हमें खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये हमें ताकि हम सारे के सारे जिंदा रहें इसीलिए हम ये सब काम कर रहे थे। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। क्योंकि और ये सब स्टार्ट किस लिए हुआ, क्योंकि उनका नंबर जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ओवर प्रोडक्शन हो गया था। इस वजह से क्या देखने को मिला, मॉडिफिकेशन देखने को मिला। अब जो फिट है, जो इनको पैटर्न को मानेंगे वो सरवाइव करेंगे, बाकी नहीं सरवाइव करेंगे। क्लियर हुआ ये बात, पांचों पॉइंट्स क्या आप समझ यस मैम। की हेल्प से। यस मैम। ठीक है, और दूसरा आपका जो एग्जाम्पल होगा ना वो फ्रॉग वाला एग्जाम्पल होगा। फ्रॉग वाला भी कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल था कि एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, इसमें आपको जो सब नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे ना, बट मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, एलोपैट्री और दूसरा है सिम्पैट्री, ये हम पढ़ेंगे कल, बट आज की क्लास में नहीं। ठीक है, चलो जी, फिर क्या है हमारा जेनेटिक वेरिएशन। नहीं मतलब मुझे याद तो है बट मैं ना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी तो इससे बेटर है कि हम क्या बोलते हैं इसको कल पढ़ें। अब आता है हमारा जेनेटिक वेरिएशन, बट यहाँ पे हमारा जो अगर लेमार्फिज्म आज खत्म हो गया ना तो हम इसको आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ये वाले जो पार्ट करेंगे हम कल। एंड यस आई एम टेलिंग यू टुडे कि कल का पार्ट जो होगा हमारा वो थोड़ा सा ज्यादा टफ होगा। ठीक है, क्योंकि कल हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और जो इसके न्यूमेरिकल हैं, ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे उनके थे ना, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स में थे अच्छे Q इज इक्वल टू 1, तो हम एक बार में निकाल लेते थे। ठीक है, बट यहाँ वाले बहुत ही गंदे वाले हैं। सबसे गंदा जो आपको टॉपिक लगेगा, मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊं, वो होगा ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये ग्राफ इज वेरी इजी। ठीक है, मैं अभी आपको अगर अभी भी 1 मिनट में बताऊंगी ना तो वो आप कर लोगे, बट यस नॉट। बता दो मैम। चलो जी, तो अब हमने क्या करने हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं एवोल्यूशन चैप्टर के। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज।
तो सॉरी, मैंने निकाल के रखा हुआ था बट पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। किसी को दिख रहा है क्या एवोल्यूशन? मैम वही ढूंढ रहे हैं। एक सेकेंड दो, वरना ये रख। देखो ये पढ़ोगे कल, ये है हमारा हार्डी वेनगर प्रिंसिपल, बट बहुत ही अच्छा लगेगा, कोशिश करूंगी मैं आपको समझाने की। ठीक है, हाँ थोड़ा सा हार्ड है। मैम आपने ये पहले किसको पढ़ा है? ये मैंने ये तो जब एक बाहरी वाला फॉर्मूला है। नहीं, जब नीट वालों को पढ़ाया था ना, तो उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने अपने तरीके से, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैंने वो थोड़ा सा पढ़ाया था उस टाइप में। चलो जी, आज वाले के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देख रहे हो इसमें क्वेश्चंस भी, आप देखो मैं आपको थोड़ा सा बस एक हिंट दे देती हूँ कि मैं फेंक नहीं रही हूँ। ये देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंड दे आर लिटरली लिटरली गुड क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन मैम ज़ूम इन कर दो। मिल जाएंगे। बस मैं देख रही हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा था। ये रहा गलगोपा फिंचेस के बारे में। चलो जी देखते हैं। कोई आ जाओ जी। गायब भी होने लगे क्या बच्चे? नो मैम, मुझे ऐसा लगा। थोड़े बहुत तो एक्चुअली हो ही जाते हैं, वो तो हमेशा का ही है आपके साथ। अंकल हम कुछ नहीं कर सकते मैम। नहीं, तुम लोग तो अच्छे वाले बच्चे हो ना। नहीं, बहुत अपनी क्लास में बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे वाले हैं। आई लिटरली लिटरली लाइक देम। तब तक क्वेश्चन देखो बेटा जी, मैं अपनी एक स्लाइड देख लूं थोड़ा। ऑप्शन बी। दीपिका बस पहले 4 क्वेश्चंस को आप लगा के रखो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। मेरी स्लाइड कभी कभी थोड़ा सा सर खाती है ना एक्चुअली। चले नहीं, क्या कहा आपने? ऑप्शन बी। सारे बी बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से बी ही होगा ऑप्शन। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या क्या पढ़ा था हमने मैम? हमने पढ़ा था होमोलोगस मींस HDA और C। होमोलोगस में क्या था हमारा? बोलो बोलो। डाइवर्जेंट। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। फंक्शन फंक्शन डिफरेंट। फंक्शन डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल, यही शायद पूछा है। यस मैम। यस मैम। ये क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन ही था। बिल्कुल सही बोले बच्चा लोग। चलो फिर क्या है? मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। ये ऑप्शन है। टाइप्स ऑफ फिंचेस वगैरह, बिल्कुल सही। गैल्गोपस फिंचेस का हमारा एडेप्टिव रेडिएशन है। यस मैम। यस मैम। यस मैम यही है। पक्का? मैम बुक में भी है। एक सेकंड दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जियोग्राफिक स्टेबिलिटीज वाला होना चाहिए। बस 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये गैल्गोपस आइलैंड वाला फिंचेस जो थी? यस नो मैम। मैम। सामने खुला है डायग्राम। यस मैम। नंदिता चीटिंग करके कर रही है, आंसर दे रही हो। मैम वो तो बुक आपने पढ़ाया तभी आप खुला पढ़ा था। रही थी ना, तभी देख रहे ये थे। ना उससे पढ़ रहे हैं। चलो जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बस कहाँ पर आंसर देना इज इम्पोर्टेंट। बस 1 सेकंड दे दो मेरे को, थोड़ा सा क्लियर करने दो इसको। 50-50-50-50। हाँ जी, फिलहाल के तो अडेप्टिव रेडिएशन ही है ये। ठीक है, चलो जी, अडेप्टिव रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या है? द ओरिजिनल फिंचेस फ्रॉम विच ऑप्शन ए। मैम ये ऑप्शन ए। ठीक है, सी रीटिंग, बिल्कुल सही जी, कि सी रीटिंग हैबिटेट, तो उन सबकी क्या थी? अलग अलग हो गई थी। चलो जी आगे बढ़ जाओ। क्या है ये जो मैंने which one of the following aspects of evolution is shown by Darwin finches? Biogeographic evidences, industrial melanism। जो मैंने आपको बताया था ना मौत वाला, वो हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल है। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। फिर हमारा बायोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एविडेंसेस एंड एम्ब्रियोलॉजी। डोंट वरी, उस चैप्टर को आप पूरा मेरे स्लाइड से भी करेंगे, तो जो पार्ट हमारा यहाँ पे आज रह गया होगा वो हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। डोंट वरी जी, ठीक है। मैम ऑप्शन ए है बायोजियोग्राफिक
एविडेंस नंबर 52, इसका भी सी एक, ऑप्शन। मैम ये है। हाँ जी Yes, इसका भी ma'am. यही है हमारा, ठीक है। इसी वजह से मैं लास्ट वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। बायो जियोग्राफिक एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 55, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, it is known as नेचुरल सिलेक्शन। Natural नेचुरल selection. सिलेक्शन। नहीं, नेक्स्ट सेशन नहीं होगा। इसे ना बोलो जी। हाँ, कन्वेंशनल इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट। थैंक यू आदर्श। कन्वर्जेंट। हाँ, एडेप्टिव रेडिएशन हमारा एचडी का था, ठीक है। वो भी कब, जब हमारा एक वो था, ठीक है। बट जब हम एक से ज्यादा पे जाते हैं तो वो बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। इसे नहीं करो भाई। चलो ये वाले देखें, क्वेश्चन नंबर 56, अभी तो पढ़ा के हटी मैं। मैम अडेप्टिव रेडिएशन एडेप्टिव रेडिएशन बेटा, सबकी खोज देख रहे हो ना आप, सबके जो पीक्स थे वो बिल्कुल अलग है ना, बट उन सब के एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन है मैम। तो ये भी बेटा एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है, ठीक। चलो, और फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ना हमने रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, ना इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा यहाँ पे, ना ही डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पेंगुइन्स बाय म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। तो तब भी एक कॉमन सेंस यहाँ से मिल जाता है। चलो एक बार इन दोनों को देखो, फिर हम पहुंचते हैं नीट वाले क्वेश्चंस में। 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। फटाफट से। ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, कितने बार बताएगा ये चीज, एडेप्टिव रेडिएशन, द डाइवर्सिटी टाइप ऑफ फिंचेस एंड एडेप्टेशन टू द डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स ऑन द गोलगप्पस आइलैंड एज द ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन। ऑप्शन ए। मैम गोलगप्पा नहीं है वो, गाला पैगा से। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। चलो जी, फिर अब हम पहुंचते हैं अपने थोड़े से नीट स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस पे। ये बट आई डोंट नो कि आप कितने का आंसर दे पाओगे, बिकॉज अभी हमारा चैप्टर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये बट लेट्स सी, थोड़े थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जी, ये तो हम लोगों ने 2 दिन पहले चैप्टर किया है। Which of the following statements about the origin of life is incorrect? Question number 144. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। The universe is about almost 20 billion years old. ये बात थी? यस मैम। यस मैम थी। मैम Big Bang theory explained Ma'am, that yes, the ma'am. universe originated by huge explosion. यही तो बोला था। यस मैम। चीज आपस में आई, भिड़ी और दुनिया नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये भी ठीक है। DM. Day galaxies मैम डी are formed by condensation of hydrogen helium under the gravitational pull. Yes ma'am, last में हमने तो none of the above is incorrect, all are correct. चलो जी, पहले का तो आंसर दे ही पाए। मेरे अकॉर्डिंग अभी इन सब का दे सकते हो आप। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। 145 Earth was formed about 4.5 billion years ago. Is it यस मैम करेक्ट है। ठीक है। Early Earth had no atmosphere. मैम ये होगा all of the The above. temperature of universe came down due to its expansion. यस मैम मैम डी सारी ऑप्शन correct। डी Question number 146. बिल्कुल सही चल रहे हो काशी एंड अर्श। Which one of the following statement is true regarding the theory of natural selection? ऑप्शन डी। यस मैम ऑप्शन डी है। It has successfully। ऑप्शन डी, चलिए जी, ट्रू पूछा है। It was the theory of natural selection. It was the first theory of organic evolution. कैसा था? नो मैम। नो मैम। No. नो मैम। It does not explain information derived from the fossils. क्या ऐसा था? नो मैम। तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। It has failed to explain the origin of variation. मैम ये तो गलत ही नो है। मैम गलती है। सॉरी, कहाँ से गलत है भाई? 146 क्या उसने ये बता दिया था कि हम सारे के सारे कैसे ओरिजिनेट हुए हैं? हमें वही तो निकालना है जो ट्रू है इसका। ये बताने में फेल था। क्यों?
वो सक्सेसफुल था कि हमें जितनी भी हमारी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, ठीक है, क्या वो ये बताने में क्या बोलते हैं सक्सीडेड थी कि हमारा जो ओरिजिन है वो कैसे ओरिजिन हुआ होगा? नहीं मैम, हमें ये बात अभी तक भी क्लियर नहीं है कि उनका जो ओरिजिन है वो कैसे आया हुआ होगा, ठीक है। तो इट वाज कंप्लीटली फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट, तो यही वाला पॉइंट हमारा सही है बेटा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डार्विनिज्म मोस्ट लाइकली डिसएग्री विथ? डार्विनिज्म याद रखना, डार्विनिज्म कौन सा था? बाद वाला, ठीक है, लेमार्किज्म पहले था। कौन सा है 147 का? डिसएग्री होता है, मतलब कि इनकरेक्ट वाला है। इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स दे पोजेस। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, हर एक में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। यस मैम, मतलब क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन। और अभी हम पॉइंट पढ़ के आए हैं वेरिएशन का, है ना? जी मैम, ये बात जो है बिल्कुल ही सही है 147 की। फिर कह रहा है एवोल्यूशन इज बेस्ट व्यूड एज अ पर्पसलेस है एंड नॉन डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम है। क्या ये सही है? क्या एवोल्यूशन पर्पसलेस है? यस मैम। नंदिता, मैम गलत है। इवोल्यूशन का हाँ देखिए, हाँ सही होगा। एवोल्यूशन कभी भी पर्पसलेस नहीं होगा बेटा, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये भी तो एक पर्पस ही है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा वैरायटी हो गया है। दूसरा क्या, ओवर प्रोडक्शन की वजह से स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी पड़ रही है, यही तो हमने पढ़ा ना अभी। तो ये सब क्या, ये बिना पर्पस के हम लोग एवोल्यूशन करेंगे? नहीं बच्चा, तो मैम यही करेक्ट है मैम। तो यही सबसे डिसएग्री वाला है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच बायोलॉजिकल एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। हाँ जी, Yes, ma'am. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। द फॉसिल रिकॉर्ड सपोर्ट्स द व्यू दैट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैज अकर्ड। Yes, तो हाँ जी, ये भी हमें पता चलता है। चलिए जी, ये देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग जा सकते, ये देखेंगे, ठीक है। चलो ये दोनों देखो, उसके बाद जाओ। मुझे पता है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है 9:30 से, बट आज के लिए ये दोनों देख लो फटाफट से, फिर भागो। Which of the following statements stands in favor of abiogenesis? Abiogenesis के फेवर में कौन सी आती है? abiogenesis समझते हो ना? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ओरिजिन ऑफ वायरस एंड माइक्रो। अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अब है अबायोजेनेसिस मींस, क्यों नंदिता, दीपिका, अबायोजेनेसिस का हिंदी, सिर्फ मुझे अबायोजेनेसिस का मतलब बताओ कि इसका हिंदी मतलब क्या मैम नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग। थैंक यू जी, जिसने भी आंसर को पीछे से, ठीक है, कि अबायोजेनेसिस का मतलब है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कहाँ है? इसी में देखने को मिल रहा है मैम। हमारी अबायोजेनेसिस थ्योरी है वो क्या कह रही है कि लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से हुआ है, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सच में पढ़ा नहीं तुमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है? मैम वही तो मैं सोच रहा हूँ, जैसे एक ही बोल रहे हैं तब से बैठ के। वही तो, चलो गंदे लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 153 कर लो, उसके बाद खत्म। हैंड्स ऑफ मैन एंड विंग्स, होमोलोगस ऑर्गन्स बताने हैं आपको, विंग्स ऑफ बैट्स, ठीक है। क्या ये होमोलोगस ऑर्गन थे? यस मैम। यस मैम थे। हाँ मैम, इसका मतलब है मैम ये गलत है और ये भी गलत है, हमें क्योंकि करेक्ट आंसर निकालना है। विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ कॉकरोच, क्या ये हमने पढ़े थे? नो मैम, नहीं पढ़ा था मैम। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये हमने पढ़ा था, बट हमने यस मैम, होमोलोगस में पढ़ा था। मैम बी ऑप्शन। फिन्स एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्सेस, क्या ये पढ़े थे हमने? फिन्स ऑफ फिश। नो। नो मैम, फोर आर्म ऑफ ह्यूमन एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्सेस, यस यस मैम, मैम। पढ़ा था। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। बी। ठीक है। चलो जी, अब तुम लोग को जाने का टाइम आ रहा है, वरना तो मैं ये भी करा देती। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट।